साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अब एक क्वेरी मेरे पास में आई कि सेक्शन 7 सब क्लॉज सी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे क्या कहता है हमारा कानून, इस पर जो है इनलाइटन करूं। तो मैं कैसे इनलाइटन करूं, मतलब डालूं लाइट कानून के ऊपर, मुझे बताओ। अरे भाई, स्पेसिफिक सी बात यह है कि कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता, कानून खुद पढ़ो। क्लियर है बात। ये जब तक खुद नहीं पढ़ोगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, आप मेरे सेमिनार में आ गए या वेबिनार में आ गए, पढ़ के चले गए, पर समझ में कुछ नहीं आपको आने वाला। पहले खुद से ट्राई करो। मैं कानूनी पोजीशंस को इजी इसलिए बनाता हूं, या उसको इजी में मैं इसलिए प्रेजेंट करता हूं ताकि कानून से आपको डर नहीं लगे। भाई, हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि अगर मुझे समझ लिया तो आई एम देयर टू हेल्प यू सो दैट यू कुड नो अबाउट योर राइट्स। अगर आपने कानून को पहचान लिया, अपने अधिकारों को पहचान लिया, तो कोई भी आदमी इस धरती पर आपके राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, यकीन मान के चलना। अब क्या कहता है धारा 7 सब क्लॉज सी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको नोट डाउन कर लो। इस कंसेंट सेक्शन को छेड़ा गया था वर्ष 2018 में, एक अमेंडमेंट हुआ धारा 7 के अंदर। क्लियर है। तो उससे पैदा हुआ सेक्शन 7 सब क्लॉज सी। तो जो अमेंडमेंट आया उसे हम क्या कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। बहुत सिंपल सी तो बात है, इसको लिख लो भाई, इधर उधर मत देखो भाई, कॉपी में लिखो। क्लियर हो गया अपने को, बहुत सिंपल सी बात है। और कब से लागू है अमेंडमेंट, 26 जुलाई 2018 से। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। सेक्शन 7A और 7B कौन है, ये इसके भाई तो हैं। सबसे ऊपर है 7A, फिर है 7B और फिर है 7C। अब क्या डिफरेंशिएट करेंगे हम, एक लाइन में बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि 7A और 7B फोकस करते हैं डिमांड और एक्सेप्टेंस ऑफ राइट पे। क्लियर हो गया, इसको लिख लो। जबकि सेक्शन 7C स्पेसिफिकली टारगेट करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी इन एक्सचेंज ऑफ और इन लीव ऑफ द ब्राइब अमाउंट। क्लियर हो गया अपने को। तो मैंने आपको एक लाइन के मार्फत 7A 7B और 7C में क्या अंतर है ये भी स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं आवश्यक तत्वों पे। आवश्यक तत्व क्या है धारा 7 सब क्लॉज सी पीसी एक्ट के। फॉर अ पर्सन टू बी कन्विक्टेड एज पर सेक्शन 7 सब क्लॉज सी, कि यदि किसी व्यक्ति को कन्विक्ट करना है धारा 7 सब क्लॉज सी में, तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा। क्या साबित करना होगा, कि जो कंसर्न अक्यूज है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। अगर अक्यूज नहीं निकला पब्लिक सर्वेंट तो केस क्या हो जाएगा, फेल। यस, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह कि पब्लिक सर्वेंट ने परफॉर्म करने के लिए या किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करने के लिए ताकि वो परफॉर्म कर सके एक ऑफिशियल ड्यूटी को इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली, या कोई ड्यूटी उसको असाइन थी उसको ना करने के लिए, जिसको हम कहते हैं फॉरबियरेंस या रिफ्रेनिंग या पेयरिंग, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा काम वो करता है इन एंटिसिपेशन ऑफ और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी पर्सन, सेक्शन 7 सब क्लॉज सी पीसी एक्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। तो हम नटशेल में ये कह सकते हैं, यदि आप एक लोक सेवक हैं, कोई ऑफिशियल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना है या कॉज करना है परफॉर्मेंस, या तो खुद से या किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट से, जिसमें इंक्लूड है फॉरबियरेंस, मींस टू रिफ्रेन टू डू दैट वर्क, कर रहे हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं, और जो कि नहीं करना चाहिए गलत तरीके से तब भी कर रहे हैं गलत तरीके से। मोटिव क्या है, इन एंटिसिपेशन ऑफ द अनड्यू एडवांटेज दैट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी पर्सन, जो कि बेनिफिशियरी भी हो सकता है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकता है। सेक्शन 7 सब क्लॉज सी और पीसी एक्ट वुड बी एप्लीकेबल। सिंपल है, देखो कोई तकलीफ हुई क्या अपने को, मुझे बताओ। अब आते हैं कुछ ऐसी बातों को लेकर के जिसके अनुक्रम में हम ये पहचान पाएंगे कि ये मामला वास्तव में धारा 7 सब क्लॉज सी पीसी एक्ट का है या नहीं। तो बेसिकली हमें करना है हमारे केस को यूनिक। क्लियर है। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि हमें लिंक बैठाना होगा ब्राइब में और ऑफिशियल ड्यूटी में, तभी हम इस बात को मोर स्पेसिफिकली जो है समझ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इंड्यूसमेंट। कानून क्या बोलता है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट पब्लिक सर्वेंट डज, कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि वो क्या करता है लोक सेवक, महत्वपूर्ण क्या है कि इफ अ सीनियर ऑफिशियल इंटर एलिया इन्फ्लुएंसेस अ जूनियर, और वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, बाय द वे ऑफ इंड्यूसमेंट,
to work dishonestly because a bribe was paid to senior official. In that scenario जो ऑफिशियल है वो कवर हो जाएगा धारा 7 सब क्लॉज सी पीसीएट में। क्लियर हो गया अपने को? कोई दिक्कत मुझे बताओ, कोई शक नहीं है? चलो फिर लिखो उसको, आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन पर्सपेक्टिव। टाइमलाइन क्या है? इट कवर्स द एक्ट डन बिफोर द ब्राइब। बात है एंटिसिपेशन की, इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया है कि अगर कोई काम कर भी दिया गया और उसके लिए पैसे नहीं मिले पर पैसे मिलने हैं जो कि ब्राइब है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट कवर ऑल द एक्ट which is illegal, improper, which is done before the bribe, means the anticipation and after the bribe in consequence। तो दोनों ही वर्ड यहां पर कवर है, एंटिसिपेशन भी है और इन कॉन्सिक्वेंस भी है, तो हमने ये अंतर भी समझ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर एक अंतर मिलेगा, एक्शन बनाम एग्रीमेंट। क्या है ये? वाइल सेक्शन 7 ने पनिशेस द पब्लिक सर्वेंट द मोमेंट दे आस्क फॉर द ब्राइब, कि हमने ब्राइब के लिए कहा, धारा 7A अप्लाई हो गया, पर जैसे ही हमने करप्ट एक्ट किया, मींस हमने काम के पेटे पैसे ले लिए, सेक्शन 7C अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज इट पनिशेस द पब्लिक सर्वेंट फॉर कैरिंग आउट द करप्ट एक्ट विच इंक्लूड द वर्क ऑफ इंड्यूसमेंट एज वेल। अब यहां पर पनिशमेंट है, इंप्रिजनमेंट भी और फाइन भी, पर यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हमें समझना होगा। हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे समझने के लिए? क्रिटिकल लीगल एक्सप्लेनेशन। क्लियर हो गया? जिसको हम कहते हैं CLE। क्या ये कॉन्सेप्ट? पहला है कि इवन इफ द पब्लिक सर्वेंट वॉज एक्चुअली परफॉर्म्ड करेक्टली, फॉर एग्जाम्पल अ फाइल दैट वॉज सपोज टू बी क्लियर्ड वॉज इंडीड क्लियर्ड, इफ द ब्राइब वॉज टेकन फॉर इट, द ऑफेंस इज स्टिल कंप्लीट। द लॉ सेज द एक्सेप्टेंस ऑफ एडवांटेज इज द क्राइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फाइनल ऑफिशियल एक्ट वॉज इम्प्रॉपर। कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो उसको स्पष्ट लिखते हैं अपन, एक इंपॉर्टेंट चीज को समझते हुए। आपके पास कोई लोग करते हैं पूर्व में जो आपने कर दिया और करने के बाद जो है पैसे मांग रहे, तो बेसिकली जो एक्ट था वो हो गया, उसके बाद जो है मांगे जा रहे हैं पैसे, तब भी इस स्पष्टीकरण के तहत आप कवर हो जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि कवर करता है परिवादी आपको कि पूर्व में किए गए कार्य के पेटे जो है पैसे मांग रहे हैं, तो उसमें भी कंफ्यूजन होता है आपको कि क्या धारा 7 पीसीएट का जो है मुकदमा बनेगा या नहीं बनेगा? उत्तर है बनेगा। तो मैंने वो स्थिति पे जो है क्लियर कर दिया आपको। अब आती है बात धारा 19 पीसीएट की, जो कि बात करता है सैंक्शन की। तो सैंक्शन जो है यहां पर रिक्वायर्ड है, अगर सैंक्शन नहीं है धारा 7 सब क्लॉज C पीसीएट में मुकदमा जो है नहीं चलेगा। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। एक ऑफिसर जो है क्लियर करता है किसी टेंडर को। टेंडर क्या हो गया? एक पब्लिक ड्यूटी। ओनली बिकॉज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रॉमिस टू पे a sum of rupees 10 लाख आफ्टर द वर्क इज डन। अब यहां पर एक ग्लिच क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है भले ही उसे कॉन्ट्रैक्ट ड्यू कोर्स में मिल गया हो, पर ऐसा एंटिसिपेशन रखते हुए कि ब्राइब मिलेगा ही मिलेगा, वो काम परफॉर्म किया गया, तो अल्टीमेटली जिम्मेदार हो जाएगा कंसर्न लोग से। क्लियर है? तो जो मेरा स्पष्टीकरण था, जो मैंने आपको स्पष्ट किया है, उसमें आप ये लाइनें भी ऐड कर सकते हो कि कानून को पढ़ें तो पूरा पढ़ें। आधा अधूरा ज्ञान आपको नुकसान भी दे सकता है। कानून को पूरा पढ़ो, प्रिंसिपल्स क्या उसको देखो, और कोशिश करो कि फैक्ट्स पे अप्लाई करके जो रेमेडी एज पर लॉ है उसको हम ले सकें। तो बार बार हमें शो करने हैं इन्फ्रिंजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन कि इन्होंने लॉ को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं करा, ना काम पेंडिंग था, ना हमने किसी को इंड्यूस किया, ना हमने इम्प्रॉपर कोई एक्शन किया, ना हमें कोई एंटिसिपेशन ऑफ ब्राइब था, ना हमारे पार्ट पर कोई ओवर एक्ट है। दीज आर कॉमन डिफेंसेस टू फाइट सेक्शन 7 सब क्लॉज C और पीसीएट लिटिगेशंस। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपके अपने राइट्स हैं, अगर चुप बैठोगे तो शोषण का शिकार हो जाओगे। हमें एज पर लॉ जो है प्रोसीड करना है और अपने राइट्स को जो है सिक्योर करना है। और आखिरी में एक बात और नोट कर लीजिए कि जो 7C है पीसीएट का, उसका बेस भी वही है, डिमांड। अगर डिमांड साबित नहीं, मियर रिकवरी भी है, देयर इज नो नीड टू वरी, डिमांड इज द बेस। डिमांड साबित नहीं, मियर रिकवरी, मियर एक्सेप्टेंस कैन नॉट कनेक्ट यू विद द क्राइम। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।